नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारे इस खास पेशकश में ये जो ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और कोई डर नहीं फैलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सावधानी और बचाव के तरीकों पर बातचीत करेंगे। जी हां, देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन केस 1500 के पार हो गए हैं। राजधानी में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी तक एक भी ओमिक्रॉन के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को प्रदेश में 279 और रायपुर में ही 73 नए कोरोना मरीजों की पहचान हो गई। बिलासपुर में 58 और रायगढ़ में 50 नए मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा संक्रमण वाला जिला रायगढ़ है। इन जिलों में क्लस्टर में मरीजों के मिलने की जांच की जा रही है, जिसके बाद कंटेनमेंट जोन बनाकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया जा रहा है और संक्रमण फैलने से रोका जा रहा है। तो अगले आधे घंटे हम बातचीत करेंगे कोरोना की, ओमिक्रॉन की, बचाव की, लक्षण की और तैयारियों की। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, चेस्ट फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ेंगे। विनय वर्मा, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ेंगे। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने 21 दिसंबर को ही कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर आशंका जता दी थी। राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। लिखे पत्र में यह भी कहा गया था कि डेल्टा अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है, इसलिए जहां पिछले एक सप्ताह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे अधिक है और ऑक्सीजन या ICU बेड पर 40% या उससे अधिक भरे हुए हैं, वहां जिला स्तर पर रोकथाम के उपाय और प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए। डेल्टा, जिसने पिछली लहर में तबाही मचाई थी, छत्तीसगढ़ में भी लाखों लोग संक्रमित हुए थे। हजारों लोगों ने अपनों को खोया था। करीब 5 महीने संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। 1 जनवरी को प्रदेश में 279 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 पार हो गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 3200 विदेशी यात्री आ चुके हैं। इनका परीक्षण किया जा रहा है, क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखा गया है, जिसमें से 8 व्यक्ति पॉजिटिव हैं। इनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर लैब में भेजा गया है। 6 की रिपोर्ट आ चुकी है, ओमिक्रॉन नहीं है। 2 की रिपोर्ट अभी आना है। ओमिक्रॉन नहीं होने के बाद भी तेजी से बढ़ती हुई कोरोना केसेस की संख्या के कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन यहाँ पर संभावित है। शनिवार को एक बार फिर तेजी से मिले कोरोना मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन स्वास्थ्य सचिवों ने राज्यों के मुख्य सचिव को अलर्ट भेजा है। तैयारियां तेज करने के अलावा कहा है कि सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के अलावा NGO, कॉर्पोरेट सेक्टर, DRDO से भी मदद लें। जिलों में कॉल सेंटर बनाया जाए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं, जिससे लोग कोरोना जांच रिपोर्ट, संक्रमित होने पर इलाज, दवा और अस्पताल पहुंचने तक एम्बुलेंस की सुविधा मिल सके। इधर अमेरिका की जांच एजेंसी FDA ने एंटीजन की जांच क्षमता पर सवाल उठाया है। इधर IMA ने FDA के बयान को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। अमेरिका की जो एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, उसकी एक नई रिपोर्ट आई है कि जो एंटीजन टेस्ट है, ऐसे भी उसकी सेंसिटिविटी कम है बाकी भी उसमें वेरिएंट में, लेकिन इसमें और भी कम पाई जा रही है। तो एक उनने सूचना जारी की है कि थोड़ा सावधानी बरतनी होगी टेस्ट में। लक्षण बदलने के कारण इस बार कोरोना मरीजों की किट भी बदली गई है। अब किट से जिंक और आइवरमेक्टिन को हटा दिया गया है। एंटासिड B कॉम्प्लेक्स जैसी दवाइयों को ऐड किया गया है। अब दवाइयों की नई सूची में पैरासिटामोल, सिट्रीजन, B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C और एंटासिड दवाइयां होंगी। स्वास्थ्य विभाग इन दवाइयों से बने किट को ही होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को देगा। स्टीम, पैरासिटामोल, सेट्रिजिन क्योंकि सर्दी काफी लगती है, और विटामिन ये देना है। इसमें कहीं कोई रोल नहीं है कि एंटी मलेरियल हम कुछ दें या एंटी हेलमेंथिक कुछ दें या एंटीबायोटिक कुछ दें, उसका कोई खास रोल नहीं है। और किसी तरह की एसिडिटी ना हो करके एक एंटासिड भी डाला जा रहा है। शनिवार को प्रदेश में 279 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद सरकार ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें क्षमता के 1/3 लोगों के शामिल होने, एक भी कोरोना मरीज के रहने तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने,
बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनने पर कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की 14 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन रायपुर सहित पूरे प्रदेश में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा। लोग बिना मास्क के सड़कों, दुकानों में घूम रहे हैं। दुकानदार भी बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं, लेकिन बचाव बहानेबाजी में नहीं, सुरक्षा मानकों का पालन करने में है। विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब चेस्ट फिजिशियन हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता विनय वर्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका रुख करता हूं। लगातार सचेत रहने के लिए कहा गया, डॉक्टरों की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी, और अगर जिस तरह से मैं खबरें देख रहा हूं, अगर महाराष्ट्र की बात कर लूं तो आज भी कितने मरीज़ वहां बढ़े हैं, लगभग 11,000 के आसपास मरीज़ मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन के 50 से ज़्यादा नए मरीज़ मिले हैं। ऐसे में हमारा पड़ोसी राज्य भी है, हमें अपने यहाँ भी लोगों की देखभाल करनी है। सबसे पहले तो मैं इसके लक्षण और साथ ही साथ किस तरह से ये इफेक्ट करता है बॉडी पर, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर, सब लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बातचीत आ रही है, लेकिन एक डॉक्टर किस तरह से बताता है, कितनी सतर्कता रखनी है, वो जो है वह पूरी गंभीरता से आपसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार विजय जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। हमने जो गलती फर्स्ट वेव के बाद की थी, सेम गलती हम अभी फिर से दोहरा रहे हैं। लोग लापरवाह हो गए, मास्क का यूज़ करना छोड़ दिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना छोड़ दिए, और ये एक ऐसा वायरस है जो विश्व के किसी भी कोने में हो, अपने देश तक, अपने गांव तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है। और ऊपर से जितना हम लापरवाह हो जाते हैं वो एक अलग बात है। तो हमने अभी शादियों का सीज़न देखा, फेस्टिव सीज़न देखा, और नया साल का सेलिब्रेशन तो मतलब आइसिंग ऑन द केक जैसा था कोविड वायरस को फैलाने के लिए। जहाँ तक मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज डेल्टा वायरस या इसके पहले जो वेव, सेकेंड वेव हमने देखी थी, उसके मुकाबले नहीं है सिम्टमेटोलॉजी में। लेकिन सर्दी जुकाम, सर दर्द होना, गले में खराश होना, ये कॉमनली है। बॉडी पेन होना, हेडेक होना, ये कॉमन सिम्टम्स इसके साथ आ रहे हैं। तो नॉर्मल जो हमने देखा था डेल्टा के साथ में कफ, कोल्ड, फीवर, उसके साथ ही साथ इसमें बॉडी एक या हेडेक की परेशानी ज़्यादा आ रही है जी। ऐसे समय में एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि कैसे जैसे ही धीरे धीरे जिस तरह की इसकी चीज़ें पता चलती हैं, क्या वाकई नॉर्मल सर्दी खांसी में भी आपको सतर्क रहना है? क्योंकि जिस तरह से मौसम का रुख अभी बदला है, बारिश हुई है, बारिश के बाद अगर हम रायपुर उसके आसपास के इलाकों की बात कर लें, ओले गिरे हैं, लगातार मौसम में ठंडक घुली रही है और तापमान भी गिरा है। ऐसे में नॉर्मल सर्दी खांसी को भी लोगों को क्या वाकई सतर्कता से लेना चाहिए? इसमें अभी एक CDC जो US की बॉडी है, उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और पिछले 2 वर्षों में कोविड के केसेस जिस प्रकार से आए हैं, US में फ्लू, नॉर्मल फ्लू के जो नॉर्मल सर्दी जुकाम के केसेस थे, उनमें एकदम से कमी आ गई। तो 2 साल की रिसर्च पे उन्होंने ये देखा कि हम जो कोविड RT-PCR का टेस्ट करते हैं, वो नॉर्मल फ्लू से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता वो टेस्ट। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट CDC ने दिया है कि नॉर्मल कोविड RT-PCR का टेस्ट एक साधारण सीजनल सर्दी जुकाम और कोविड के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। और उसी लिए उन्होंने एक नया रिकमेंडेशन दिया है जो कि US में 1 जनवरी से लागू हुआ है कि आप एक पैनल ऑफ टेस्ट करेंगे। मल्टीप्लेक्स PCR टेस्ट होता है, एक पैनल ऑफ टेस्ट होता है जिसमें आपको फ्लू वायरस भी पकड़ाएगा, कोविड वायरस भी पकड़ाएगा, और वो ज़्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द नॉर्मल RT-PCR टेस्ट जो हम लोग करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मल्टीप्लेक्स टेस्ट जो उन्होंने अप्रूव किया है, ये अपने आप बहुत लिमिटेड जगह पे है। रामकृष्णा में ये टेस्ट है, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में ये मल्टीप्लेक्स PCR टेस्ट है, और लेकिन ये कॉस्टली है जब हम बात करते हैं कोविड RT-PCR टेस्ट के कंपैरिजन में। तो अब आपके सवाल पे मैं वापस आता हूं कि नॉर्मल सर्दी जुकाम और कोविड अगर साथ ही साथ बढ़ रहे हैं, तो हम ये कैसे माने कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या ये कोविड का टेस्ट है? बिल्कुल। जो भी लोग इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं उस टेस्ट को, वो इस टेस्ट को करा सकते हैं, तो उनको लिए एक हेल्प हो जाएगा डिफरेंशिएट करने में।
दूसरा, जब कभी पैंडेमिक का माहौल होता है तो वहां पे डर का, भय का बहुत ज्यादा फैलावा होता है। तो ऐसे केसेस में बेहतर यही होगा, अगर हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर टेस्ट को हम अप्रोच नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसे मान के चलें कि ये कोविड ही है और अपने सावधानी नॉर्मली रखें। घर पे भी हमने देखा है, जब कभी सीजनल फ्लू या सीजनल सर्दी जुकाम होता है तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे, बच्चे से बुजुर्ग में वो फैलता है। तो अगर हम वो 5 दिन प्रिकॉशन रखते हैं घर पे, तो आप नॉर्मल सर्दी जुकाम भी अगर क्यों नहीं है तो वो आप अपने घर के बाकी मेंबर को उससे बचा सकते हैं। तो प्रिकॉशन तो आपको दोनों ही कंडीशन में रखना होगा, चाहे वो कोविड हो चाहे वो फ्लू हो। जी, हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, अधिकतर क्या लापरवाही देखी जा रही है जनता की तरफ से भी, और अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी देखी जा रही है तो क्या आ रही है? और साथ ही साथ, क्योंकि अभी जो एडल्ट के बाद अगर हम बात कर लें 15 से लेकर 18 तक वर्ष तक के या 12-13 तक, उनके लिए अभी वैक्सीन जो है वो धीरे धीरे जनवरी की 4-5 जनवरी के आसपास शुरू होने लग जाएंगी। सवाल ये है कि उनको भी बचाना है, उस पीढ़ी को भी हमें ध्यान रखना है। आप सबसे पहले मार्केट में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, इस बीट को भी आप देखते हैं, चिकित्सा शिक्षा को, क्या आपको लग रहा है कि सबसे गंभीर समस्या क्या है, लापरवाही क्या है सबसे बड़ी? देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही, जैसे पिछली बार नगर निगम ने भी कहा था कि ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का तुरंत पलटवार आया था और उसमें बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग का काम केवल इलाज करना है। लापरवाही तो दरअसल नगर निगम की और जिला प्रशासन की है। और इसी के लिए जो पहले जो चौक चौराहों पर मितानिनों को लगाया गया था, चौक चौराहों पर जो आंगनबाड़ी कर्मचारियों को लगाया था, चौक चौराहों पर जो सफाई कर्मियों को लगाया गया था कि मास्क का पालन करने के लिए लोगों पे चालानी कार्रवाई करें, लेकिन उन्हें जागरूक करके उन्हें बाध्य करें कि आप मास्क पहने। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया था। जिला प्रशासन की टीम ने जो चौक चौराहों पर और उसके साथ साथ बाजार में उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस बार उस तरह से न कोई टीम बनी है और न कोई मॉनिटरिंग हो रही है। शायद इसी का जो फायदा उठा करके या लापरवाही बस लोग अभी भी खुले बाजार में, चौक चौराहों पर, मोहल्ले में टोलियों में बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं, बिना मास्क के एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, घर भी आना जाना हो रहा है। और ये केवल साधारण बाजार में नहीं है, कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे पिछली बार 3-4 दिन पहले, लेकिन उसकी भी जब आप हालत देखेंगे तो वहाँ कंटेनमेंट जोन में लगातार लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और जो कंटेनमेंट जोन के लोग हैं वो बाहर दुकानों में, ऑफिसेज में, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, घर बाहर से वापस वो घर में आते हैं, काम करने वाली बाइयाँ, होम डिलीवरी करने वाले लोग, ये सब अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। पूरा संक्रमण इस तरह से, जो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का कहना है, वो बाहर फैल सकता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग अभी तक नहीं की जा रही है। भले थोड़े से केमिकल डाल के संक्रमण रोकने पे काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई है। पुख्ता इंतजाम न जिला प्रशासन की तरफ से हुआ है और न नगर निगम की तरफ से हुआ है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी की बात करें तो उनका जो कहना है कि 17,000 पिछली बार जो बिस्तर थे उन्हें वापस से तैयार कर लिया गया है। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे बातचीत है, उनसे लिस्टिंग करके मंगाई गई है कि आपके पास कितने कोविड के बेड है, वो हमें इसकी जानकारी दें, संसाधन की जानकारी दें। वो सारी लिस्टिंग उनसे अनुबंध करके अगर मरीज बढ़ते हैं तो वहाँ पर इलाज किया जाएगा। जी विनय, यानी कि आपके कहने का मतलब हम समझ गए कि मास्क को लेकर, सैनिटाइज़र को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, फिजिकल एक्टिविटीज़ की जहाँ जहाँ जो सेंटर्स हैं वहाँ कम लोग पहुँचे वो। और एक बड़ी बात हमने न्यू ईयर पर भी देखी है, क्योंकि इसका आज संडे है और सोमवार को जो आंकड़े आएंगे वो वाकई चौंकाने वाले होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो कम ही हों, क्योंकि शनिवार की हम बात कर लें, शनिवार को जिस तरह से हमने आंकड़े देखे थे, स्वाभाविक सी बात है कि हमें उनमें इजाफा देखा था। 73 मरीज तो सिर्फ रायपुर से ही थे। देखिए, 4 दिन से लगातार पहले जो मरीज थे वो 3, 4 या 10-20 रायपुर में आ रहे थे। इसी तरह प्रदेश का भी आंकड़ा 15 से 20, 25, 30 तक था, लेकिन 4 दिन से बीते लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 69 मरीज आए, फिर वो मरीज बढ़ के अगले दिन, चौथे दिन जो 106 हो गए, उसके बाद जो दूसरे दिन वो 140 हो गए और कल वो आंकड़ा
79 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है देखिए आप 5 दिनों में कितने गुना मल्टीप्लाई हुए हैं मरीज, और यही आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ने की जो आशंका है। स्वास्थ्य विभाग खुद कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओमिक्रॉन आगे चल के यहाँ आ सकेगा। पड़ोसी राज्य वहाँ पर खुद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि यहाँ पर ओमिक्रॉन आ चुका है। तो ऐसी तीसरी लहर, माफ कीजिएगा, तीसरी लहर आ चुकी है। तो ऐसे में कोई यहाँ पे अगर पड़ोसी राज्य सतर्क है तो कम से कम हमें पहले से ही सतर्क होना होगा और जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। मैं डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब से बात करूंगा, एक सवाल लेता हूं, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। गिरीश अग्रवाल साहब, लगातार डॉक्टरों की मीटिंग होती है और इस पर ओमिक्रॉन पर और उसके नए वेरिएंट पर, और हम इजराइल की बात करें तो वहाँ एक नया फ्लोरोना करके एक नया जो है वो वेरिएंट सामने आया है। सवाल ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ खबरें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हम लोगों का एक आवरण ये हो चुका है कि जब तक बीमारी घर में दस्तक न दे दे तब तक हमें बीमारी नहीं लगती। जी, यही देखिए, जब कोविड शुरू हुआ था विजय जी, तब लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। फर्स्ट वेव में लोगों का ये कहना था कि ये एक स्कैम है या ये फैलाया जा रहा है, इतना सीरियसनेस इसका इशू नहीं है। सेकेंड वेव में मैं समझता हूँ कि जितने लोगों से मैं संपर्क में आया हूँ, हर किसी के घर पे, परिवार पे, रिश्तेदारों में, पड़ोसी में, कॉलोनी में, सोसाइटी में किसी न किसी की डेथ से वो अवगत रहे हैं। तो सेकेंड वेव ने वो एक डर भी बनाया और लोगों को ये भी बताया कि कोविड को आसानी से लेने वाली बीमारी नहीं है, सीरियसनेस है। लेकिन साथ ही साथ जैसे अब थर्ड वेव के चौराहे पे हम खड़े हैं, कभी भी थर्ड वेव दस्तक दे सकता है हमें। लोग इस दौरान जिस प्रकार से फंक्शन किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शादियां की हैं और सेलिब्रेशन किया है, शायद ये उनका अपना मानना था कि जब थर्ड वेव आएगी उसके पहले आप अपने घर के सारे फंक्शंस कर लो, पता नहीं थर्ड वेव में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लापरवाही, इच्छा या अपने आप को बांध के बहुत दिन तक रखने की क्षमता लोगों में नहीं है, और ये स्वाभाविक सी बात है। पूरे विश्व में, यूके में तो लॉकडाउन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हो गए थे, तो पूरे विश्व में मानसिकता इंसान की एक ही प्रकार है कि वो ज्यादा दिन तक बंद के नहीं रह सकता। ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें हमको बंद के ही रहना पड़ेगा। तो ये समझने की दरकार है कि अगर कोई बीमारी फैल रही है इतनी तेजी से तो अपने आप को सतर्क बनाए। इस बात का इंतजार ना करें कि आपका कोई पड़ोसी या आपका घर का कोई बंदा या आपकी सोसाइटी के किसी बंदे के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो और उसके बाद आप सचेत आए। जी, वाकई इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना होगा। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल ये रहेगा अब कि लगातार हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से सरकार भी सतर्क कर रही है, विभाग भी सतर्क कर रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में भी स्लोगन्स लिखे हैं, होर्डिंग्स हैं, तमाम तरह के स्टिकर्स बने हुए हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या वाकई जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं ये ज़्यादा घातक हो सकते हैं आने वाले समय में? क्या हम लोग उसी स्टेज पर पहुंचने के मुहाने पर खड़े हैं अगर अभी से हम सतर्क नहीं हुए तो? और किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी जरा बताइएगा। हाँ, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले बार ओमिक्रॉन फर्स्ट सैंपल जो लिया था जिसमें ओमिक्रॉन आया था वो 9 नवंबर का था। आज हम 2 दिसंबर को हैं और 1.5 महीने में ही करीब करीब ये पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अब उसमें लोगों का एक ये मानना है या जितना मेडिकल लिटरेचर आ रहा है उसमें ये है कि इसकी सीरियसनेस कितनी होगी अभी कह पाना मुश्किल है। पहली स्टडी साउथ अफ्रीका से पिछले 2 महीने के पूरे एक एनालिसिस की आई है और उसमें हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट जो डेल्टा वेव में अगर 70% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी तो इस वेव में करीब 40% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। डेल्टा वेव में अगर 40 से 50% लोगों को ऑक्सीजन या क्रिटिकल केयर या आईसीयू की जरूरत थी तो इस वेव में वो 20% है। तो हम ये तो समझ सकते हैं जब आंकड़ों को देखें कि इसकी सीरियसनेस कम है, लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल नंबर में ट्रांसफर करने जाऊं तो ये वायरस डेल्टा वायरस के मुकाबले करीब करीब 3 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है।
इसका मतलब नंबर ऑफ केसेस जो हम देखेंगे वो 3 गुने रहेंगे। अगर मैं 3 गुना केस बोलूं तो जैसे कि अभी हमारे यहाँ नीति आयोग का भी आया था कि 14 लाख केसेस प्रतिदिन तक हम जा सकते हैं इंडिया में। अब मैं 14 लाख केसेस के अगर 20% भी निकालूं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन या आईसीयू बेड की जरूरत है, 20% को आईसीयू बेड की जरूरत है, तो वो नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा होगा। तो आप ये मत समझिए कि ये वायरस ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परसेंटेज जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है वो जरूर कम हो सकते हैं, लेकिन वो भी अपने आप में नंबर इतना बड़ा होगा क्योंकि इन्फेक्शन होने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो हम उसी सिचुएशन में भी पहुंच सकते हैं कि जहां हमें बेड की क्राइसिस हो, या जहां हमें आईसीयू बेड की क्राइसिस हो, या जहां हमें ऑक्सीजन की क्राइसिस हो। जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है डेल्टा से, या जिन लोगों को सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हुआ, या जो लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं दोनों, उनमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अभी इस बात को कहना बहुत मुश्किल है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं या जो पहले जिनको इन्फेक्शन हुआ है उसमें ये सीरियसनेस कितनी होगी, इसका अभी तक आकलन नहीं हुआ है। तो इस भ्रम में ना पड़े कि ये बहुत हल्का वायरस है, फैलता जरूर है लेकिन ठीक हो जाता है, इस भ्रम में ना पड़े, मेरा ये अपना मानना है। क्योंकि नंबर्स जो है वो आपको जो नंबर दिखाए जाएंगे उस नंबर का इंपैक्ट आपको ग्राउंड लेवल पे ही समझ में आएगा। जी, यानी कि सावधानी से फिलहाल यहाँ चलना है। और जिस तरह से पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें, हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, आगे लोगों को जानकारी देते हैं। लेकिन आपके हिसाब से अभी क्या लगता है कि क्या हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन की तरफ, यानी कि कुछ सीमाओं को रोकने की तरफ, या उन पर जांच व्यवस्था की तरफ, या जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, या जो चीज़ें 50% से ज़्यादा चल रही हैं, अभी हमें उस गाइडलाइन के अनुसार क्या रोक की तरफ और बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सरकार के लिए है, नगर निगम के लिए है। क्योंकि इस रोकथाम में या बॉर्डर सीज करना या सोशल चीज़ों को बंद करना अपने आप में इसके बहुत सारे अदर इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। ये सेल्फ लॉकडाउन या सेल्फ रेस्ट्रिक्शन वाली चीजें ज्यादा हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी अपने जवाबदार बने, हर कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उसके इम्पैक्ट को समझे और अपने आप को उस जगह पे रोके, रादर देन ये सोचने के कि अरे कुछ नहीं होता, माइल्ड सा है, 4-5 दिन की बात है, सेटल हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि एक जो भ्रम मेरे को समझ में आ रहा है लोगों के बीच, क्योंकि मैं अभी पिछले 7-8 दिनों से लगभग हर दिन कोविड पॉजिटिव केस देख रहा हूं और जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं है या लिमिटेड है, इसकी वजह से ये कह पाना तो मुश्किल है कि ओमिक्रॉन है कि नहीं, लेकिन वैक्सीनेटेड, डबल वैक्सीनेटेड लोगों भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं जो अभी पेशेंट्स हैं मेरे। तो मेरा ये मानना है कि वो ओमिक्रॉन ही हो सकता है और उनके भी दिमाग में ये चीज है कि ठीक है, साधारण सा है, नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं, अभी तो कोई सिम्टम्स है नहीं। तो एक ये आम जनता में ये बात बहुत ज्यादा पेनिट्रेट की हुई है, मुझे लगता है कि थर्ड वेव है, फैलेगा, नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह रहेगा और सेटल हो जाएगा। ये भ्रम है, मुझे ऐसा लगता है, जो जिसको ब्रेक करना चाहिए। और रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, लॉकडाउन या लिमिटेड सोशल गैदरिंग वाली चीजें तो इसके बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, तो ये प्योरली गवर्नमेंट का एंड मैनेजमेंट का डिसीजन है मेरे हिसाब से। जी, यानी सावधानी तो रखनी ही चाहिए, लेकिन पहले आप खुद से शुरुआत करें, यही आपका कहना है, और हम खुद से ही शुरुआत करें, ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है लोगों को समझाने का भी, परिवार को समझाने का, हमारे साथ के फ्रेंड्स को समझाने का, दोस्तों के साथ साथ हमारे वर्क कल्चर में जितने लोग हैं उनको समझाने का। विनय हमारे साथ बने हुए। विनय, क्या लग रहा है आपको, सरकार सतर्क दिख रही है, यहाँ से स्वास्थ्य विभाग सतर्क दिख रहा है, और एक जो कमियाँ आपने देखी हैं उन कमियों को कैसे दुरुस्त कर सकती है सरकार, स्वास्थ्य विभाग? आगे जरा उस पर बातचीत करेंगे, समय कम है, जवाब दीजिएगा। देखिए, 2-3 बात कर लें कि जैसे सर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो डबल वैक्सीनेटेड हैं वो भी जो संक्रमित हो सकते हैं। साथ इसी कारण से केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया है। दूसरे, जो लापरवाही की बात है, जब तक कि गवर्नमेंट की सख्ती नहीं होगी, हालांकि केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि अपने अपने राज्य अपने अपने जो स्थिति के हिसाब से प्रतिबंध लागू कर दें,
और उसके लिए जो 2-3 प्रक्रिया दी गई है कि अगर आपके जो क्षेत्र है अगर उसमें से 4 लोग या जो क्षेत्र के 10% जो आईसीयू बेड है अगर भर गए हैं तो वहां पर बड़ी कड़ाई से जो प्रक्रिया है वो लागू की जाए। लेकिन जो अभी छत्तीसगढ़ की ये स्थिति नहीं है, शायद यही कारण है कि अभी सरकार इस मूड में नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रतिबंध लागू किया जाए। लेकिन 2-3 प्रतिबंध तो आवश्यक रूप से उन्होंने लागू कर दिया है। जैसे कि पहले दिया था छूट की 50% लोग क्षमता के हिसाब से ले लेंगे, उसे 1 जनवरी से पहले यह लागू कर दिया गया कि 1/3 लोग ही वहां पर उपस्थित रह सकेंगे। 200 से ज्यादा लोग अगर किसी क्षेत्र में या धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, खेलकूद का आयोजन हो या किसी तरह का आयोजन हो तो उसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी आवश्यक होगी। इसके अलावा ये जरूर कर दिया गया कि अगर कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके बार उसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो दूसरे एक नियम लगाया गया कि जो लोगों को वैक्सीनेशन करना है उसके लिए बड़ी टीम लगाई गई है, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारी हुई है। तो तमाम जो प्रतिबंध है, तमाम जो रिस्ट्रिक्शन है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। बैठक लगातार स्कूल शिक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, नगर निगम की, जिला प्रशासन की, सबकी बैठकें हो रही हैं और जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लगभग जैसा दावा किया जा रहा है कि 17,000 हमारे सरकारी बिस्तर तैयार है। प्राइवेट के जो अस्पताल हैं उनसे बातचीत की जा रही है। बफर स्टॉक जो कर लिया गया है, जो ऑक्सीजन है उनका बफर स्टॉक कर लिया गया है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। इसके साथ साथ में जो ऑक्सीजन का ये कहना है कि जो पिछले दूसरे जो चरण में जो तैयारी थी, अब पे हमारे पास समय है, वो हम उसके जो गैप था उसमें हमने तैयारियां अपनी और बढ़ा ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के बात की जा रही थी कि हमने रायपुर में एक मेडिकल कॉलेज में जगह भी चिन्हांकित कर लिया गया था कि वहां पे जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जो यूनिट है वो लगा दी गई। लेकिन अभी तक वो फाइल जो केवल कागजों में पड़ी हुई है उस पे काम नहीं शुरू हुआ है। इस पे जल्दी काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरे राज्यों में जैसे जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिसमें मध्य प्रदेश में आया कि 6 लोग संक्रमित पाए गए, लेकिन उसमें से कई लोग ठीक हो चुके थे। संभावित रूप से जिस तरह से रायगढ़ में बड़ी संख्या में 24 जो छात्राएं संक्रमित हुई थी। चलिए इन्हीं को लेकर जो है वो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा और जिन्होंने पहला डोज नहीं लिया है वो भी डोज लें। आने वाले समय में किशोरों को लेकर भी डोज की बात की जा रही है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कभी भी चले जाएंगे तो वो भी ज़रूर वैक्सीन का दूसरा डोज लें और साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन का आप ज़रूर पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, इसको बेहतर तरीके से समझाया। विनय वर्मा आपका भी, जिन्होंने ये बताया वाकई कि शहर की स्थिति फ़िलहाल क्या है, राजधानी की स्थिति क्या है। आपसे यही निवेदन, यही विनय कि आप भी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ मुहाने पर खड़े हैं। हमें उस भीषण महामारी का इंतज़ार ना करना पड़े और ना ही हम उसको स्प्रेड करने में, बढ़ाने में कोई योगदान दे, उसको ज़रूर हमें रोकना होगा। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे समाज के लिए ये ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।